एवरीवन, मैं मिस्टर विश्वास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए आप सभी को मैथ्स की क्लासेस मेरे सहयोगी मिस्टर पारसनाथ सर के द्वारा इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मैं मिस्टर पारसनाथ आज से आप लोगों को मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को वृत्त व उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एवं न्यूमेरिकल्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बिंदु पर आते हैं। तो पहले ये समझेंगे बिंदु क्या होता है। किसी भी आकृति का, जैसे मान लीजिए ये आकृति है, तो इसका सबसे सूक्ष्मतम रूप अर्थात इसको छोटा करते जाएंगे जो एक रूप धारण हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या है? बिंदु है। अब इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि कई बिंदु हैं यहाँ पर, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से असंख्य बिंदु हो गए जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो उन बिंदुओं को अगर आपस में से मिला दिया जाएगा तो एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो रेखा है उसमें कितने बिंदु हैं? तो असंख्य बिंदु। देखिए इसमें असंख्य बिंदु हो गए। लेकिन बात ये आती है कि जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? एक रेखा का निर्माण होता है। तो एक बिंदु से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अगर आ गया तो एक बिंदु से देखिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये एक रेखा गई, इस बिंदु से होकर जा रही, फिर ये रेखा बिंदु से होकर जा रही। तो इस प्रकार से एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। देखिए एक ही बिंदु है और रेखाएं देखिए कितनी जा रही हैं, बहुत सी रेखाएं जा रही हैं। तो क्या गिनती कर सकते हैं रेखाओं की? नहीं कर सकते हैं। तो असंख्य रेखाएं। लेकिन जब बात ये आती है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी दो बिंदुओं से जाती हुई कितनी रेखाएं हैं? तो दो बिंदु से जाती हुई केवल एक ही रेखा तो ये जा रही है, और कोई दूसरी रेखा नहीं। तो दो बिंदु से होकर जाने वाले को पढ़ना था क्या? वृत्त। तो वृत्त में मान लीजिए कि ये बिंदु है, ठीक। इस बिंदु से समान दूरी पर, दूरी प्रत्येक जगह पर बराबर है। जैसे मान लीजिए कुछ दूरी ये हमने ले ली, इतनी समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को, जैसे ये दूरी इस बिंदु की बराबर, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी जितनी थी उतनी ही, यानी प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या है? इस बिंदु से बराबर है। तो किसी बिंदु के सापेक्ष समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को अगर ऐसे मिला दिया जाए, जैसे ये बिंदु हैं, इन सबको आपस में मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से जिस आकृति का निर्माण होता है वह आकृति वृत्त कहलाती है। तो बच्चों, वृत्त की परिभाषा यह बनती है कि किसी एक बिंदु के सापेक्ष समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने से वृत्त का निर्माण होता है। बच्चों, ये वृत्त का केंद्र है और ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या है। त्रिज्या को स्मॉल r से हमने डिनोट कर दिया। तो इस प्रकार से वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी हो सकती है? असंख्य। जैसे कि इस तरह से केंद्र से परिधि को हम मिलाते गए और त्रिज्याएं हमें प्राप्त होती गई। तो इस प्रकार से त्रिज्या के विषय में जानकारी हो गई। तो सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। फिर त्रिज्या का अगर हम 2 गुना कर दें, जैसे यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r त्रिज्या हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r त्रिज्या हो गई, दूरी बराबर है। इन दोनों का 2 गुना कर दिया तो ये पूरी दूरी क्या मिल गई? 2r। r में r जोड़ दिया तो 2r हो गया। तो ये संपूर्ण दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। जैसे कि ये व्यास हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को व्यास के विषय में जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे वृत्त की जीवा क्या होती है। तो वृत्त की परिधि पर अगर 2 बिंदु ले लिए जाएं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु हमने ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, 2 बिंदुओं को आपस में मिला दिया तो वो वृत्त की जीवा कहलाती है। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि में असंख्य बिंदु हैं। तो असंख्य बिंदु हैं तो उन असंख्य बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को आपको चयन करना है। तो किन्हीं 2 बिंदुओं को आप चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने 2 बिंदु का चयन कर रहे हैं परिधि पर,
तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से सब जीवाओं का निर्माण होता चला जाता है। तो प्रत्येक जीवा की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु ये लिया, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और इसमें ये त्रिज्या का 2 गुना हो गया, तो ये वृत्त का व्यास है। आगे चलकर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनकी लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से जीवाओं की लंबाई कम होती जा रही है। नीचे जाएंगे जीवाओं की लंबाई कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी दिख रही है आपको? वृत्त का व्यास दिख रही है। ये जो वृत्त का व्यास है यही सबसे वृत्त की बड़ी जीवा होगी। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या 2 जीवाएँ आपस में बराबर हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ये जो वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा है, इससे जितनी ऊंचाई पर या जितना ऊपर जाएंगे, जितनी दूरी पर वृत्त के व्यास के समांतर, उतनी ही दूरी पर नीचे वृत्त के व्यास के समांतर रहेंगे। तो इन दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। देखना क्या है कि ये जो जीवा है वृत्त के व्यास के समांतर होनी चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और दूसरी बात ये भी देखना है कि इस जीवा की जो दूरी है वृत्त के व्यास से, ये दूरी और ये दूरी भी आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये दूरी x है ऊपर से नीचे तक, तो ये भी x ही होनी चाहिए। तब ये दूरी अगर y आएगी तो ये भी दूरी y आएगी। इस प्रकार से वृत्त में 2 जीवाएँ भी बराबर हो सकती हैं। तो बच्चों, वृत्त के अंदर का ये जो संपूर्ण एरिया है, ये पूरा परिधि के अंदर का जितना भी भाग ये सब है, ये सब भाग पूरा जो है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और इस क्षेत्रफल को हमें मापना है। तो भाई मापने के लिए जैसे एक सीधी कोई रेखा है, तो उस सीधी रेखा को तो हम माप सकते हैं जैसे स्केल के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर कोई सीधी रेखा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या को माप लेंगे। त्रिज्या को माप लेंगे, त्रिज्या क्या है? r। अब इसके पूरे क्षेत्रफल का पता लगाएंगे कितना क्षेत्र है। तो इसके क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए एक सूत्र बनाया गया है। वो सूत्र क्या है? पाई r स्क्वायर, जहाँ पर r क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, और पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ जिसका मान कभी परिवर्तित ना हो, जहाँ पर पाई का मान हमेशा क्या रहेगा? 22/7, या फिर पाई बराबर 3.14 रहेगा। तो इस प्रकार से पाई का मान पता चल गया। अब अगर आपको त्रिज्या r का मान पता हो तो क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वर्ग इकाई में हमने इसलिए लिख दिया कि वर्ग जितना भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। अगर ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है, अगर ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये त्रिज्या मीटर में माप रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। अर्थात जिस इकाई में इसका क्षेत्रफल मापेंगे उसका क्षेत्रफल भी उसी इकाई में वर्ग में रहेगा। हमेशा बच्चों ये याद रखिएगा कि क्षेत्रफल कहीं भी लिखा जाए वर्ग में लिखा जाता है। तो बच्चों, अब क्वेश्चन ये रहा, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आपको परिधि बताना है, त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको सूत्र बताया गया वृत्त की परिधि बराबर 2πr, और दिया है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र में हम रख देंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 लिखा है, 2 लिख दिया। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है, इंटू r का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 लिख दिया यहाँ पर। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ये आपकी परिधि पता चल जाएगी। तो यहाँ से वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 44 सेंटीमीटर। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान कितना है 22/7, फिर आर स्क्वायर लिख दिया। तो सवाल में ये दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई, तो वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे 154 यहाँ पर लिख दिया, फिर बराबर 22/7, फिर गुणे में आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 154 यहाँ पर लिखा, 22 से देखिए 154 कट जाएगा, 22 से को 7 बार अगर गुणा करेंगे तो 154 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 से 154 काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। लेकिन ये जो डिवाइड में भाग में 7 है बराबर की दूसरी तरफ, जब इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 7 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से 7 गुणे 7 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर दिख रहा है। तो जब स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर आर का मान कितना पता चल जाएगा 7। तो इस प्रकार से त्रिज्या 7 इकाई प्राप्त हुई।